हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम आज ये डे 10 शुरू कर रहे हैं और डे 10 में हम घटना सार कंप्लीट करेंगे। और ये जो 90 दिनों की सीरीज चला रहा हूँ उसका ये डे 10 है। तो घटना सार में हम लोग जहाँ कंप्लीट कर लिए थे भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से हम लोग शुरू करेंगे। और हाँ, इसका पीडीएफ हम मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी मैं इसको जो है पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इसके लिंक को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से हम लोग शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया जो यात्रा हुई है 3 दिवसीय हुई यात्रा। यह क्वाड सम्मेलन के रूप में आयोजित करना था इसको, लेकिन वहाँ पे जो जापान के प्रधानमंत्री और जो यूएसए के जो राष्ट्रपति वहाँ नहीं आए, जिसकी वजह से ये द्विपक्षीय बैठक हुई आयोजित हुई। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जो है भारतीय समुदाय के जो कारोबारी समूह से भी मिले। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो कुछ काम हुए उसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलियाई वाणिज्य दूतावास और ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला गया। ठीक है, प्रवासन और आवाजाही पर समझौता हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के कामकाजी दायरे को अंतिम रूप देना जो है शामिल रहा है इसमें। ठीक है, तो पहली चीज़, दूतावास कहाँ कहाँ खोले गए। एक पहला बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया का दूतावास खोला गया, और दूसरा तो इसके अलावा इसमें जो काम किए गए तो रक्षा और सुरक्षा संबंध में अक्षय ऊर्जा पर सहयोग। ठीक है, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर दस्तखत। ठीक है, और दो हिंद प्रशांत को मुक्त एवं खुला बनाए रखने पर बात हुई। इसके साथ चीन से निपटने पर स्थायी व साझा उद्देश्य ये काम हुए इसके। ठीक है, तो इसमें मेनली काम अगर हम देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का काम हुआ। दूतावास एक बेंगलुरु में बनेगा, वाणिज्य दूतावास, और एक वहाँ ब्रिस्बेन में भारत का बनेगा। ठीक है, प्रवासन और आवाजाही पर समझौता। तो 3 काम ये मेनली है। ठीक है, बाकी प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा, तो इस पे जो है फ्रांस जो है ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस पे पहुँचे हैं। बेस्टल डी परेड में शामिल हुए। ठीक है, यह प्रधानमंत्री मोदी छठी फ्रांस की यात्रा रही। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत पेरिस के एलिसी पैलेस में राष्ट्रपति मैक्रो और प्रथम महिला ब्रिगिड मैक्रोन ने किया। ठीक है, प्रधानमंत्री फिर इसमें अगर हम कुछ जो है बेस्टल डे परेड में शामिल हुए। भारत की तीनों सेनाओं ने वहाँ पे बेस्टल डे परेड में हिस्सा लिया था। ठीक है, और फिर रक्षा असैन्य उपयोग के लिए नाभिकीय ऊर्जा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं निवेश, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन, लोगों के आपसी संपर्क पर चर्चा हुई। ठीक है, भारत और फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी के भावी स्वरूप से संबंधित दस्तावेज हॉरिजन 2047 हुआ इसमें। ठीक है, सहित अनेक दस्तावेज जो स्वीकार किए गए। बास्टिल डे परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तीनों सेनाओं के 241 सदस्यीय टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया इसमें। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बास्टिल डे का फ्रांसीसी जितना विशेष महत्व था। ठीक है, ये हुआ। हाँ, राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस अवसर पर 13 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं इसे सम्मानित होने वाले, जो फ्रांस का सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की यात्रा में रक्षा क्षेत्र में आगे सहयोग को बढ़ाना, स्कॉर्पियन पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम, दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग सहयोग पर एक रोड मैप अपनाने के उद्देश्य से भारत पेरिस स्थित अपने दूतावास में डीआरडीओ का एक तकनीकी कार्यालय खोलेगा। ठीक है, तो डीआरडीओ का एक तकनीकी कार्यालय पेरिस जो दूतावास है वहाँ पर खोला जाएगा। इस अवसर पर इंडियन ऑयल और फ्रांस की जो है टोटल कंपनी के बीच एलएनजी की आयात को लेकर दीर्घकालिक समझौता हुआ। दोनों पक्षों ने पृथ्वी और महासागर के तापमान पर नज़र रखने के लिए जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने हेतु संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह रचना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतरिक्ष में बड़े सहयोग की घोषणा की।
भारत और फ्रांस ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एरियन स्पेस में वाणिज्य प्रक्षेपण सेवाओं पर सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत फ्रांस के दक्षिणी शहर मार्सिले में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फ्रांस भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हुआ है। इसकी शुरुआत आईफिल टावर से की जाएगी, यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए रुपए में भुगतान कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा हुई संयुक्त अरब अमीरात, यूएई की यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 15 जुलाई 2023 को संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी यात्रा की। ठीक है, यह प्रधानमंत्री की यूएई की 5वीं यात्रा थी। इससे पहले वे 2015, 18, 19 और 22 में यहाँ की यात्रा कर चुके थे। इसमें जो है अबू धाबी के शासक जो थे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात हुई। फिर इसमें जो दोनों देशों के नेताओं के बीच फिनटेक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान भारत और यूएई के बीच बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बैंकिंग क्षेत्र में स्थानीय मुद्रा के उपयोग से जुड़े 2 समझौते किए गए। इसका उद्देश्य स्थानीय मुद्राओं, रुपया, दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देना, भुगतान तथा संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने की सुविधा प्रदान करना है। आरबीआई और संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक के बीच सीमा पार लेन देन, स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के एकीकरण हेतु समझौता किया गया। ठीक, शिक्षा क्षेत्र में हुए समझौते के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी दिल्ली का परिसर खोला गया। आईआईटी दिल्ली का यहाँ पे खोला। आईआईटी मद्रास का जो है आईआईटी मद्रास का खोला गया शायद मोजाम्बिक, तंजानिया में खोला गया। इसमें परा स्नातक पाठ्यक्रम जनवरी 2024 से, स्नातक पाठ्यक्रम सितंबर 2024 से शुरू होंगे। ठीक, संयुक्त अरब अमीरात भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। दोनों देशों के बीच 2022 तक द्विपक्षीय व्यापार $85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है। 2022-23 के दौरान यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, चौथा सबसे बड़ा निवेशक, भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है। इस यात्रा में दोनों देशों ने संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में COP28 और भारत की अध्यक्षता में G20 के संदर्भ में महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिकाओं को रेखांकित किया। विश्व के शीर्ष 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों की QS रैंकिंग 2024। विश्व भर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंकिंग का निर्धारण लंदन की QS जो है, जिसे क्यूक्वारेल साइमंड्स बोलते हैं, जिसको एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें भारत के 45 संस्थान शामिल हुए 1500 संस्थानों में। ठीक है, भारत के 4 विश्वविद्यालय पहली बार ही QS वर्ष रैंकिंग में शामिल हो सकें, जो इस प्रकार हैं: यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडी, चितकारा यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में QS की 2024 की रैंकिंग में 2 विश्वविद्यालय ही स्थान पा सके हैं, जबकि पिछले वर्ष 200 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या 3 थी। 2024 की QS रैंकिंग में शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में स्थान पाने वाले भारत के 2 संस्थान IIT बॉम्बे व IIT दिल्ली ही हैं। पिछले वर्ष 155वें स्थान पर IISc बेंगलुरु इस वर्ष रैंकिंग में 225वें स्थान पर है। पिछले वर्ष IIT दिल्ली की रैंकिंग 174 थी, जो इस वर्ष 197 है। इसके विरुद्ध IIT बॉम्बे की रैंकिंग 172 से उतर के 149 हो गई। भारत के शीर्ष 10 संस्थानों के आगे के स्थान क्रमशः IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, IIT इंदौर 454वां स्थान। भारत के निजी विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च रैंकिंग 771, 780 चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की है। QS की 20वीं वार्षिक रैंकिंग में भारत के 45 विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थानों को स्थान मिला है। इनमें 13 संस्थानों को रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। IIT बॉम्बे की रैंकिंग 149 है, 149। IIT दिल्ली की रैंकिंग 197 है।
IISc बेंगलुरु की रैंकिंग 225 है। IIT खड़गपुर की रैंकिंग 271 है। IIT कानपुर की रैंकिंग 278 है। IIT मद्रास की रैंकिंग 285 है। IIT गुवाहाटी की रैंकिंग 364 है। IIT रुड़की की रैंकिंग 369 है। IIT दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 407 है। अन्ना यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है 427। IIT इंदौर की है 454। मद्रास की है मद्रास यूनिवर्सिटी की 526। IIT BHU की 571 है। JNU की 601 से 610 है। IIT हैदराबाद की 691 से 700 है। सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी की 711 से 720 है। IIT भुवनेश्वर की 731 से 40 है। जादवपुर यूनिवर्सिटी की 741 से 750 है। मुंबई यूनिवर्सिटी की 751 से 760 है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की 771 से 780 है। सालनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की 771 से 790 है। NIT तिरुचिरापल्ली की 781 से 790 है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 801 से 850 है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की 801 से 850 है। वेल्लोर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की 851 से 900 है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज जो पहली बार शामिल हुआ है 901 से 950 है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी की रैंकिंग 951 से 1000 है। जामिया मिलिया इस्लामिया की 951 से 1000 है। मणिपाल एकेडमी की 951 से 1000 है। OP जिंदल ग्लोब यूनिवर्सिटी के 951 से 1000 है। थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की 951 से 1000 है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 1001 से 1200 है। MIT यूनिवर्सिटी की 1001 से 1200 है। MIT अमृता विश्व विद्यापीठ की 1000 से 1200 है। BHU की रैंकिंग 1001 से 1200 है। पंजाब यूनिवर्सिटी की 1001 से 1200 है। सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की 1001 से 1200 इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी है। चितकारा यूनिवर्सिटी पहली बार शामिल हुई 1201 से 1400। जामिया हमदर्द की 1201 से 1400। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की 1201 से 1400। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी की 1201 से 1400। शिक्षा व अनुसंधान की 1201 से 1400। SRM की 1201 से 1400। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ की 14101। इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट की 1401 प्लस। QS रैंकिंग 2024 में वैश्विक स्तर पर पहला स्थान कैम्ब्रिज स्थित MIT का है। यह लगातार 12वां वर्ष है जब MIT विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्थान का QS रैंकिंग बना हुआ है। MIT के बाद दूसरा स्थान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का व तीसरा स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। इसके पश्चात क्रमशः हार्वर्ड यूनिवर्सिटी व स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्थान है। QS लंदन की यह रैंकिंग 6 महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर तैयार होती है। इनमें एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, साइटेशंस पर फैकल्टी और फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो व इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो शामिल है। ठीक है। रैंकिंग का निर्धारण एकेडमिक रेपुटेशन का भारांश जहाँ 40% है, वहीं अन्य एम्प्लॉयर रेपुटेशन का 10%। साइटेशंस पर फैकल्टी व स्टूडेंट अनुमान का 20% अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी अनुपात व अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट अनुपात का भारांश 5% है। QS रैंकिंग में सर्वोच्च संस्थान MIT टॉप समग्र स्कोर 100 है। कैम्ब्रिज का 99.2 है। ऑक्सफोर्ड का 98.9 है। हार्वर्ड का 98.3 है। स्टैनफोर्ड का 98.1 है। इंपीरियल फिर है, फिर ज्यूरिख है, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर है। सबसे टॉप पे भारत एशिया का सिंगापुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो है सूरीनाम यात्रा, ठीक है, सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पर रहीं मुर्मू जी। और 6 दिनों की यात्रा में 4 जून को द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम की राजधानी मार्बियो पहुंची, जहां भारतीय प्रवासियों व सूरीनाम के 150 वर्ष पूरे होने भारतीय प्रवासियों के सूरीनाम प्रवास के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी उनकी कैबिनेट के में स्वागत किया उनका। राष्ट्रपति भवन के सामने स्थापित मामा स्नानान की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की। 5 बच्चों को गोद में लेकर खड़ी एक महिला को मदर ऑफ सूरीनाम के रूप में जाना जाता है तथा उसकी गोद के 5 बच्चे वहां रह रही जनसंख्या की 5 प्रजातियों के प्रतीक। इनमें हिंदुस्तान, जावा, चीन, यूरोपीय, स्थानीय समुदाय के लोग शामिल हैं।
पारमावियों के मेजबान राष्ट्रपति श्री संतोखी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता श्री राष्ट्रपति मुर्मू ने की। आपसी द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर विशेष बल देने, औषधियों, आईटी क्षेत्र में क्षमता निर्माण, रक्षा आदि में सहयोग संवर्धन पर जो है चर्चा की गई। भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के इस अवसर पर सूरीनाम को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से जो है मेजबान राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सम्मानित किया। इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को सम्मान बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा। सूरीनाम सर्बिया की यात्रा जो की, सूरीनाम में 3 दिन के प्रवास के पश्चात शिष्टमंडल सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंचा। बहुत उत्तर है तो जहां सर्बिया पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका जो है स्वागत किया गया। ठीक है। और ऊर्जा, संचार, व्यापार, कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग संवर्धन पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो वर्तमान में 32 करोड़ यूरो के स्तर पर है, इसको इस दशक के अंत तक 1 अरब यूरो के वार्षिक स्तर पर ले जाना है। ठीक है। इन्होंने इसमें सैन्य, रक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सांस्कृतिक सहयोग और फिल्म निर्माण आदि पर जो है बात किया। सर्बिया में फिल्म निर्माण के लिए आकर्षक रियायतों का प्रस्ताव मेजबान राष्ट्रपति ने दिया। भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा जारी किए जाने को सरल बनाने के लिए सहमति उन्होंने दी। बेलग्रेड व नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा की आवश्यकता पर भी बल मेजबान राष्ट्रपति बुशोक ने दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कानून के शासन, राष्ट्रों की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान को अपने सिद्धांत के दोनों पक्षों में वार्ता में दोहराया। शराब में स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला आयरलैंड पहला देश। आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोलनी ने नियमों पर हस्ताक्षर किए। नियम बनाए कि स्वास्थ्य जोखिमों के साथ साथ उत्पादों की कैलोरी गिनती के बारे में भी चेतावनी देगा। इस तरह आयरलैंड शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कानून का उद्देश्य शराब के सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह कानून 22 मई 2026 से प्रभावी होगा। 2026 से प्रभावी होगा। ठीक है, अभी से नहीं है। जिससे व्यवसायों को नई आवश्यकता को समायोजित करने का समय मिल जाएगा। यह चेतावनियाँ अत्यधिक शराब के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेगी, व्यक्तियों के निर्णय के लिए प्रोत्साहित करेंगी। स्वास्थ्य चेतावनी से लीवर की बीमारी, हृदय संबंधी समस्या, कैंसर के बढ़ते जोखिम, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और अन्य संबंधित खतरों को शामिल है। 6ठा हिंद महासागरीय सम्मेलन हुआ, इसे हम लोग देखते हैं। तो 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन जो बांग्लादेश ढाका में आयोजित हुआ। 6ठा संस्करण जो है इंडियन फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहयोग से आयोजित किया गया। इसका थीम जो था, जो 6ठा जो हिंद महासागर सम्मेलन हुआ, इसका थीम था शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। सम्मेलन का उद्देश्य जो है हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 25 देशों को प्रतिनिधिमंडल और थिंक टैंकों को एक साथ लाना। सम्मेलन में D8 सार्क और बिम्स्टेक के प्रतिनिधियों सहित लगभग 150 विदेशी अतिथियों ने हिस्सा लिया। D8 बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, तुर्की के बीच सहयोग से जुड़ा एक संगठन है। IOC व्यापार, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सहित हिंद महासागर से संबंधित व्यापक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है। गहरे समुद्र में समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने 20 जून 2023 को खुले समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को स्वीकार किया। 193 सदस्य देशों ने बिना किसी आपत्ति के संधि को मंजूरी दी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यह संधि ऐसे समय पर हो रही है जब महासागर कई मोर्चों पर खतरे का सामना कर रहा है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सभी देशों से आग्रह किया कि वे
सभी देशों से आग्रह की कि वे सुनिश्चित करें कि इस संधि पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर हो सके। राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर समुद्र को खुला समुद्र कहा जाता है, जहां जैव विविधता की रक्षा के लिए 20 वर्षों से ज़्यादा अवधि से संधि के लिए बातचीत चल रही थी। खुला समुद्र पृथ्वी का लगभग आधा हिस्सा है। नई संधि 20 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं की वार्षिक बैठक के दौरान हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत की गई। 60 देशों द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद यह संधि लागू की जाएगी। पर्यटन पनडुब्बी टाइटैन दुर्घटनाग्रस्त। 18 जून 2023 को अमेरिकी फार्म ओशन गेट एक्सपीडिशन के नेतृत्व में टाइटन पनडुब्बी न्यूफाउंडलैंड के तट पर डूबे हुए टाइटैनिक के मलबे का दौरा करने के लिए अभियान पर निकली, लेकिन 2 घंटे बाद इसका संपर्क टूट गया। यह पनडुब्बी उत्तरी अटलांटिक में समुद्र की सतह से लगभग 13,000 फीट नीचे टाइटैनिक जहाज के पास फट गई, जहां 1912 में ब्रिटेन के टाइटैनिक जहाज डूबा था। टाइटैन में सवार सभी 5 सदस्यों को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों में अमेरिकी फर्म ओशन गेट एक्सपीडिशन के संस्थापक स्टॉकटन रस, ब्रिटिश अरबपति हैमिश हार्डिंग, प्रसिद्ध फ्रांसीसी गोताखोर पॉल हेनरी नोजियोलेट और पाकिस्तानी व्यवसायी शहजादा दाऊद और उनके 19 वर्षीय बेटे सुलेमान शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 21 से 23 जून तक अमेरिकी यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी ने 6ठी बार अमेरिकी की यात्रा पर थे, लेकिन यह यात्रा इसलिए विशेष थी कि यह उनकी अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा थी, जो राष्ट्रपति बाइडेन व प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के निमंत्रण पर संपन्न की गई थी। अमेरिकी की राजकीय यात्रा पर जाने वाले मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री, उनसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिकी की राजकीय यात्रा की थी 2009 में। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वयं के निमंत्रण पर किसी शासन प्रमुख द्वारा संपन्न की गई यात्रा को ही राजकीय यात्रा का दर्जा दिया जाता है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति निमंत्रण देता है उसे राजकीय यात्रा बोलते हैं। इससे पहले 2009 में बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिया था और ये जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया है राजकीय। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वयं के निमंत्रण पर किसी शासन प्रमुख द्वारा ऐसी यात्रा के लिए आमंत्रित नेता की यात्रा का पूरा व्यय मेजबान द्वारा ही वहन किया जाता है तथा आमंत्रित नेता का विशेष स्वागत व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा उनके सम्मान में रात्रि भोज की मेजबानी भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस यात्रा के पहले चरण में 21 जून को प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग कार्यक्रम का नेतृत्व का उनका कार्यक्रम था। उस दिन प्रख्यात उद्यमियों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं, लेखकों व अन्य बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। 3 बड़ी कंपनियों के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर भारत में निवेश के लिए सहमति दी। इनमें युद्धक इंजन बनाने वाली जनरल इलेक्ट्रिक, सेमीकंडक्टर बनाने वाली माइक्रॉन तथा अप्लाइड मटेरियल शामिल थे। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने भी श्री मोदी से मुलाकात कर भारत में निवेश हेतु इच्छा व्यक्त की। 22 जून को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत के पश्चात मेजबान राष्ट्रपति के साथ उनकी आधिकारिक द्विपक्षीय वार्ता हुई। अमेरिकी कंपनी जेई एरोस्पेस द्वारा भारत में तेजस युद्धक विमानों हेतु इंजन बनाने तथा माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा भारत के अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट घोषणाएं इसमें शामिल हैं। इस पर कुल $2.75 अरब का निवेश होगा। जेई एयर स्पेस द्वारा तेजस की अगली पीढ़ी के लिए जेट F414 इंजन का निर्माण HAL के साथ मिलकर किया जाएगा। अप्लाइड मटेरियल इंक ने भी भारत में $40 करोड़ के निवेश की घोषणा की। अमेरिका में अति शक्तिशाली 31 युद्धक ड्रोनर विमान, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मतलब हेल और जो है खरीदने पर भी समझौता किया गया। इनके साथ 15 सी गार्जियन ड्रोन, थल और वायुसेना को 8 भूमि संस्करण वाले ड्रोन स्काई गार्जियन प्राप्त होंगे। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने नासा से आर्टेमिस समझौते में शामिल होने की घोषणा की।
इसके साथ ही नासा व इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए संयुक्त मिशन भेजने का निर्णय किया। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाले भारत 27वां देश है। यह मंच असैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर समान विचार रखने वाले देशों का एक मंच प्रदान करता है। आर्टेमिस मिशन दोनों देशों में राजनयिक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सहमति दोनों नेताओं में हुई। इसके साथ ही भारत जहां सिएटल में वाणिज्य दूतावास खोलेगा, वहीं अमेरिका की अहमदाबाद व बेंगलुरु में वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की गई। इसके साथ ही हमने इससे पहले देखा था कि भारत ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में खोल रहा है, अमेरिका में सिएटल में खोल रहा है वाणिज्य दूतावास, और वहीं ऑस्ट्रेलिया वाणिज्य दूतावास भारत में बेंगलुरु में खोल रहा है। अमेरिका भारत में 2 जगह वाणिज्य दूतावास खोल रहा है, बेंगलुरु में, एक अहमदाबाद में खोल रहा है। ठीक है। भारत कामगारों के लिए H-1B वीज़ा है तो नियमों में ढील की घोषणा भी अमेरिका ने की। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता तथा जलवायु संकट सहित प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा दोनों पक्षों में हुई। भारत में सितंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने का निमंत्रण अमेरिकी राष्ट्रपति को श्री मोदी ने दिया। 22 जून को वाशिंगटन में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में भारत और यूएसए भविष्य के लिए कौशल विकास विषय पर केंद्रित एक कार्यक्रम में प्रथम महिला जिल बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। उस दिन वाशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को श्री मोदी ने संबोधित किया। कांग्रेस के संयुक्त सत्र को इससे पूर्व जून 2016 में श्री मोदी ने अपनी तत्कालीन अमेरिकी यात्रा के दौरान भी संबोधित किया था। इस प्रकार 22 जून उनका संबोधन अमेरिकी राष्ट्रपति का दूसरा संबोधन था। अमेरिका संसद को 2 बार संबोधित करने वाला पहले भारतीय नेता है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र यात्रा। अमेरिकी यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी की 24 से 25 जून के बीच मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मिस्र में उनकी यह पहली राजकीय यात्रा थी, जो वहाँ के राष्ट्रपति अब्देल अल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर संपन्न की गई। 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। मिस्र की ओर से राष्ट्रपति अब्देल अल फतेह सीसी इस वर्ष जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। 25 जून को मेजबान राष्ट्रपति अब्देल अल फताह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में पूर्व 11वीं सदी के अल हवीम मस्जिद का दौरा प्रधानमंत्री मोदी ने किया तथा प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों के होलियोपोलिस स्थित स्मारक में श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए। मेजबान राष्ट्रपति अल सीसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग, व्यापार एवं निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एकेडमिक क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने पर बल दोनों नेताओं ने दिया। अपने द्विपक्षीय आयाम प्रदान किए, रणनीतिक साझेदारी में बदलने का निर्णय वार्ता में किया। इसके साथ ही इन्होंने रणनीतिक साझेदारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 3 अन्य सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, स्मारक एवं पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा कानून पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर शामिल हैं। इस अवसर पर मेजबान राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ द नाइल जो सर्वोच्च सम्मान। इसके पहले हमने देखा सूरीनाम को सर्वोच्च सम्मान भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू को मिला। इससे पहले और हमने देखा कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को मिला। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को मिला। वर्ष 1915 में शुरू किया गया सम्मान उन राष्ट्राध्यक्षों राष्ट्रीय को दिया जाता है जिन्होंने मिस्र की मानवता को अमूल्य सेवा की। ठीक है। चलिए फिर हम लोगों ने ये आज डे 10 कंप्लीट कर लिया, जिसकी PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है। आप वहाँ से उसमें जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ओके, धन्यवाद।